रहूंगा, ये व्यक्तिगत रिश्ता है मेरा। और ये दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति मेरे इस रिश्ते को मेरे प्रधानमंत्री से नहीं बदल सकती। और ये समर्पण भाव इतना ज्यादा था कि 2020 में भी मैंने अकेले चुनाव लड़ा। मैं वैकल्पिक गठबंधन की ओर नहीं गया, मैंने कोई ऑल्टरनेटिव अलायंस नहीं चुना, अकेले चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं लड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में क्या व्यक्तिगत रिश्ते और पॉलिटिकल रिश्ते सेपरेट हो सकते हैं? आपने कहा आप प्रधानमंत्री के हनुमान हैं। प्रधानमंत्री जिस लीडरशिप के जिस पड़ाव पर हैं, वहां उनसे ज्यादा पॉपुलर कोई है नहीं। अगर आप अलग जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता नहीं है कि कॉन्फिडेंस। कब बात की? जब आप 243 की बात करते हैं तो ये सवाल तो उठता मैं है। क्या करूं? मैं मतलब सिर्फ मैं अपनी, मुझे जितनी 30, 40, 35 सीटें मिलेंगी सिर्फ मैं उसी पे ही ध्यान केंद्रित कर दूं। बाकी सीटों को मैं बोलूं कि जाओ भाड़ में, खुद देख लो। 137 में पिछली बार एक मिली थी आपको। Listen, Baba, what is the point of me being in an alliance? The whole concept of me being in an alliance is this only ना, कि मैं अपना वोट ट्रांसफर करवा सकूं। चलो मैं दाल का काम नहीं कर सकता, बट दाल में नमक का काम तो कर सकता हूं ना। कम से कम मैं उतना पुश तो दे सकता हूं जिससे कि वो सीट आप जीत जाओ। मैं नहीं बोलता कि मैं अभी आज की तारीख में चिराग पासवान में इतनी ताकत है कि मैं अकेले लड़के में सारी सीटें जीत जाऊं, बट मैं उन सीटों को जिताने में एक अहम भूमिका निभा सकता हूं जो सीटें शायद आप 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 के मार्जिन से आप हार रहे हो, वो पुश तो मैं दे सकता हूं। तो आप कह रहे हैं 30-40 सीटों की पार्टी बनकर अलायंस में रहना आपके लिए मुश्किल है। एम्बिशन भी है और कंट्रीब्यूशन आप कह रहे हैं आपका हो सकता है। तो कितनी सीटें आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं, यानी कि आपकी पार्टी कितनी सीटें डिजर्व करती है अलायंस में? और इतनी नहीं मिलेंगी तो मैं दिस इज दिस सिंपल। मतलब जितने इनोसेंस से आपने सवाल पूछ लिया, क्या इतना आसान? बिहार का चुनाव आने वाला है, इतनी जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। इतना आसान होता तो अभी तक हम लोग शायद सीटों की घोषणा कर दिए होते। ये चर्चा अभी शुरू नहीं हुई? अभी नहीं हुई। तो इसीलिए आप यू आर फ्लेक्सिंग मसल्स, क्योंकि आप बॉडी बिल्डिंग में बहुत विश्वास रखते हैं, तो यू आर फ्लेक्सिंग मसल्स बिफोर दैट। मेरी फिलहाल थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो इसलिए अभी तो मैं क्या ही मसल्स फ्लेक्स करूं। मैं पूछना चाहती हूं कि आप बीजेपी के खिलाफ पिछली बार भी नहीं लड़े थे, तो क्या एलर्जी सिर्फ जेडीयू से है? एलर्जी की बात नहीं है। उस पार्टी के नेता मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 2 दशक से ज्यादा से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि सवाल कई बार एज एन एलाय भी आपके सवाल होते हैं। जैसा मैंने कहा कि 20 में मुझे स्पेस नहीं मिलता था, तो मुझे मीडिया के माध्यम से अपने प्रश्नों को रखना पड़ता था। बट क्योंकि आज स्पेस मिलता है तो कई ऐसे विषय हैं जो कि गठबंधन के भीतर ही चर्चा करके उसका निष्कर्ष या समाधान उसका निकल जाता है। प्रदेश का नेतृत्व आप कर रहे हैं, सवाल आपसे बनते हैं। मैं अगर बिहार में सरकार का हिस्सा होता तो शायद मेरे पास स्पेस ज्यादा होता चर्चा करने का। ये बात भी हम लोग को समझनी जरूरी है पॉलिटिकल क्लैरिटी के लिए। मैं केंद्र में जरूर मैं सरकार का हिस्सा हूं, पर मैं बिहार में मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं। बट हाँ, मैं सरकार का क्या ही, हाँ नहीं, वो अब तो वो भी नहीं ना, एक भी नहीं ना, वो भी जेडीयू के ही अब विधायक बन गए जो एक जीत के आए थे, उन्होंने भी जेडीयू ही ज्वाइन कर लिया था उसी वक्त। तो इसलिए मेरे पास वो संख्या बल भी नहीं है कि मैं सरकार का मैं हिस्सा बन सकूं। बट तो मैं जिस सरकार का समर्थन करता हूं बिहार में, आज की तारीख में भी उनसे अगर सवाल होते हैं तो मैं जरूर पूछता हूं। जवाब मिलता है? जरूर मिलता। नहीं मिलता होता तो फिर आज आप नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? हाउ वुड यू डिफाइन हिम? सी आई मीन इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास इस बात का अनुभव है कि बिहार जैसे राज्य को जिस स्थिति में उन्होंने उस राज्य की कमान संभाली थी। आज भी हम लोग कई बार जब 90 के दशक का जिक्र करते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि भैया कब तक आप लोग जंगल राज के ऊपर ही उंगली उठाकर आप लोग चुनाव लड़ते रहिएगा। बट ये जंगल राज उस युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है जो इस बार का फर्स्ट टाइम वोटर है, जो 2005 के बाद जिसने जन्म लिया। उसको नहीं पता 2005 से पहले वाला बिहार कैसा है,
और उसके लिए जानना जरूरी है। वाई? बिकॉज टुडे जब वो सोशल मीडिया के ऊपर जब वो दिल्ली, बंबई, दूसरे राज्यों से बिहार को कंपेयर करता है, विदेशों से बिहार को कंपेयर करता है, उसको ये पता ही नहीं कि 90 के दशक में बिहार को किस कदर तक बर्बाद कर दिया गया था। आज क्या है? जंगल राज नहीं है बिहार में, बट जिस परिस्थिति से निकाल के लाए हैं उससे बहुत बेहतर है। जंगल राज अगर आप अपराध को लेकर कर रही है तो डेफिनेटली अपराध इज अ बिग कंसर्न। और ये इसके कितने मर्डर्स हुए पिछले एक हफ्ते में, गिन सकते हैं आप? बिल्कुल बहुत हुए हैं, और ये बहुत शर्म की और चिंता की बात है। आपने पहले कहा था कि नीतीश कुमार का सेल्फिश डिजायर है टू बी पीएम, इसीलिए वो अपनी कुर्सी पकड़ कर बैठे हैं। क्या स्थिति बदली है? जिस तरीके से मैं मुख्यमंत्री जी को मेरे प्रधानमंत्री के समक्ष पूरे समर्पण भाव से देखता हूं, वो विश्वास मैं देखता हूं जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं, खास तौर पे बिहार के प्रति जो प्रधानमंत्री जी का समर्पण रहा है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का भी विश्वास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उतना ही है, और जब उनका विश्वास है तो मेरा भी। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं उनकी तबीयत को लेकर, बिकॉज हाल ही के कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं जहां टेलीविजन पर भी ये दिखा है कि उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ गैप्स हैं। आप क्या कहेंगे? मैं अधिकृत व्यक्ति कतई नहीं हूं उनके व्यक्तिगत विषयों को लेकर टिप्पणी करने के लिए। नहीं, जो बात सही है, मतलब हाउ मच टाइम डू आई स्पेंड विद हिम, बट हाँ जितना मैंने आप हमारी तरह ऑडियंस से देख रहे हैं, हाँ जितना मैंने उनको सार्वजनिक तौर पर उससे ज्यादा मैंने देखा कि सूची तैयार कर अकेले चुनाव लड़ने के लिए मेरे लिए तो सबसे समझौते करने का। और 2020 में केंद्र में मंत्री बन जाता, मुझे 15 सीटें दी जानी थी लड़ने के लिए, 15 में से मैं 12-13 सीटें मैं जीतता, उसमें से मेरे 2-3 मंत्री मेरे बिहार में भी बनते। तो अगर सत्ता मुझे इतनी ही प्यारी होती तो मैं तभी बन जाता ना। सत्ता के लिए नहीं, भाजपा के साथ मेरे भाजपा का जो नेतृत्व कर रहे हैं मेरे प्रधानमंत्री, मैं विचारों के साथ उनके साथ मैं जुड़ता हूं। मैं सहज मानता हूं अपने आप को एनडीए अलायंस में। और उसके बाद 18 जुलाई की तारीख अगर मेरे को ठीक से याद है 2023 में जब वापस मैं एनडीए का हिस्सा बना और प्रधानमंत्री जी ने मुझे गले लगाया, तो उस दिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा सवाल था कि क्या मैं इन सारी बातों को भूलने के लिए तैयार हूं, या फिर अगर मेरे मुख्यमंत्री जी के साथ उतने ही डिफरेंसेस हैं और उन चीजों को नहीं भुलाया जा सकता, तो बहुत बेहतर है कि मैं फिर अलायंस के बाहर रहूं, अलायंस में रहकर भीतरघात करूं और अलायंस के विरोध में काम करूं। ये गलत सोच होती। मैं पूछना चाहती हूँ, इस वक्त एक अलग युद्ध चल रहा है बिहार में, और वो युद्ध है ये जो इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट है। और इस युद्ध में किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं आपके सामने भी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उन्होंने स्टे नहीं किया, लेकिन कल तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि सूत्र और आगे आप जानते ही हैं। आप इस अभियान को क्या समझते हैं? क्या ये अभियान माइनॉरिटी वोटर्स को लिस्ट से बाहर करने का अभियान है, इसीलिए जो ऑपोजिशन कर रहा है वो सही है? पहली बात तो ये एक संवैधानिक संस्था के द्वारा लिया गया एक फैसला है। इस पे इस तरीके की टीका टिप्पणी करना और जिस तरीके से शब्दों की मर्यादा को इसमें खोया गया है, मैं कतई उसको उचित नहीं मानता। जो लोग इस पे सवाल खड़े करते हैं, एक बार मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या हर चुनाव के बाद ये वही लोग नहीं है जिन्होंने चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत करने का काम किया था डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ियों को लेकर, धांधलियों को लेकर? क्या हर चुनाव के बाद, लोकसभा के हों, अलग अलग राज्यों में विधानसभा के, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो पूरी वोटर लिस्ट को ही लेकर इन्होंने पूरा हंगामा कर दिया था कि इतने फर्जी वोटर बना दिए, इतने ये कर दिए, वो कर दिए। एक तरफ आप शिकायत करते हैं, उसके निवारण के लिए जब थरो रिवीजन किया जाता है उसमें भी आपको दिक्कत होती है। दिक्कत ये हो गई है नाविका जी, खुद तो मेहनत करनी नहीं है, खुद तो इनको पता है कि ये लोग जीतेंगे नहीं। अब उसके बाद ठीकरा किस पे फोड़े अपनी हार का, अब इन्होंने वो नई व्यवस्था तैयार करनी शुरू कर दिया। ईवीएम कब तक चलेगा? अब वो हो गया ईवीएम, अब इनको ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं। अब किसी राज्य के चुनाव के बाद आपको ईवीएम पे ठीकरा फूटता हुआ नहीं दिखता। अब ये वोटर लिस्ट आ गई है नहीं,
कि अब इतने नए वोटर, फर्जी वोटर ये तैयार कर दिए जाते हैं, वो तैयार कर दिए जाते हैं, तो अब इनको एक नया बहाना मिल गया, नया एजेंडा मिल गया। आप ही बता दीजिए ना क्या करना है फिर? रिवीजन करें, नहीं करें? क्या ये जरूरी नहीं है? मतलब क्या देश में बिना डॉक्यूमेंटेशंस के क्या लोग रहें, बिना नागरिकता उनकी जाने हुए, घुसपैठिए भी आके रह लें, सब आके रह लें, क्या आप उससे ठीक है? लार्ज नंबर्स में बिहार में क्यों नहीं है? आप सीमांचल के एरिया में जाके देख लीजिए, आधार कार्ड, मतलब वहां पे 100% की आबादी है तो वहां पे 123 से 135% तक के आधार कार्ड बने हुए हैं। क्या चल रहा है? ये हो ही रही है ना कहीं घुसपैठियों के साथ। अच्छा, उसके बाद जब तो ये आधार बोलते कार्ड हैं, बनाता कौन है? किसकी गलती है अगर आधार कार्ड जाली बन रहे हैं? तो अगर ये गलती हुई है तो इसको भी तो सुधारना होगा। अगर उसको लेकर अगर रिवीजन हो रहा है, क्योंकि कल को फिर शिकायत तो यही करते हैं ना आके भी। अच्छा, दूसरा, जब ये लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशंस को कि उसमें दिक्कत आ रही है, इनके कार्यकर्ता जमीन पे जाते ही नहीं है। हम लोग के कार्यकर्ता जमीन पर हैं, अगर किसी को दिक्कत होती है हम लोग मदद करते हैं। अगर बीएलओ एक लिस्ट बना रहा है तो हर राजनीतिक दल का एक बीएलए भी होता है। हम लोग बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट करते हैं, तो क्या 1.5 लाख के करीब हैं भैया। बिल्कुल, तो हम लोग से वो चुनाव के लिए अपॉइंट करती है पार्टी, जहां पे बीएलओ सरकार इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करके भेजता है, तो बीएलए हम लोग भी तो अपॉइंट करते हैं। वो करते हैं ना मदद, वो करेंगे मदद। बट ऐसे में सिर्फ वो एक हवा